नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट टॉर्क स्लिप या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। थ्री फेज है ना, क्योंकि हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो ये हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन में हम ये स्टडी करेंगे। फर्स्ट मोड इज़ मोटरिंग, सेकेंड इज़ जनरेटिंग एंड थर्ड इज़ ब्रेकिंग मोड। तो मोटरिंग मोड, आप मोटरिंग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, दैट इज मोटरिंग मोड। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, दैट इज जनरेटिंग मोड। एंड ब्रेकिंग टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर और टू स्टॉप द मोटर, है ना। टू स्टॉप द मोटर इट इज कम अंडर इन ब्रेकिंग मोड। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये है टॉर्क, कंप्लीट टॉर्क स्लिप और या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें तीन रीजन दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तीन रीजन है, एक हमारा मोटरिंग, एक जनरेटिंग और एक ब्रेकिंग। तो स्लिप की वैल्यूज़ पर एक्चुअली ये निर्भर करता है कि स्लिप की वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से वह मोटरिंग रीजन में होगा या जनरेटिंग रीजन में होगा या ब्रेकिंग रीजन। ब्रेकिंग को ये सही लिखिएगा आप, ब्रेकिंग BRAKING, दैट इज ब्रेकिंग। ठीक है। अब स्लिप की कैसे वैल्यूज़ पे ये निर्भर करता है। मोटरिंग रीजन के दौरान स्लिप, जैसा कि आप जानते हैं, स्लिप बराबर से क्या होता है, NS माइनस N अपॉन NS। अब ये स्लिप की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो, ये स्लिप की वैल्यू मतलब स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच, मतलब इस रीजन में हो, तो यह रीजन कहलाता है मोटरिंग रीजन। क्यों स्लिप की 0 से 1 में है, मतलब जो N है हमेशा NS से कम होगा, तभी तो ये स्लिप की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, है ना। N हमेशा NS से कम होगा, तो ये कब हो सकता है, मोटरिंग मोड में ही हो सकता है। N की वैल्यू हमेशा NS से कम होगी और स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जिस स्थिति में यह मोटरिंग मोड पे काम करेगा। अब इसके साथ स्लिप की वैल्यू अगर 0 से अधिक 0 से कम होती है ना, स्लिप लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो कैसे हो सकती है बताइए। लेस देन ज़ीरो हो सकती है जब ये नेगेटिव हो, है ना। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव। जब n का मान NS से बढ़ जाए तो इसका मान तभी तो नेगेटिव आएगा, है ना, चाहे वो कितना भी हो। तो नेगेटिव मान कब आएगा, जब n का मान NS से ज़्यादा हो। मतलब जो स्पीड ऑफ मोटर होगी, स्पीड ऑफ मोटर वो जो स्टेटर में सप्लाई देने से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, जिसकी गति NS है, उस NS गति से मोटर की स्पीड जो है अगर अधिक होती है, यानी N इज सिंपली ग्रेटर देन NS, देन इट विल कम अंडर एज जनरेटिंग मोड। एंड उस समय स्पीड ऑफ मोटर NS से ज़्यादा होगी, तो मोटर एक जनरेटर की तरह कार्य करने लगेगी। तो ये हमारा स्लिप लेस देन ज़ीरो जनरली कौन सा मोड होता है, जनरेटिंग मोड। अब स्लिप की वैल्यू अगर 1 से अधिक हो, 1 से अधिक कब हो सकती है स्लिप की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू 1 से अधिक कब हो सकती है। स्लिप क्या होता है जनरली, NS माइनस N अपॉन NS। अब ये स्लिप की वैल्यू कैसे ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ब्रेकिंग रीजन में, जब सिंक्रोनस स्पीड, है ना, सिंक्रोनस स्पीड ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू कब आएगी, ये वाली अगर हमेशा NS को माइनस N से अगर हम वो करें, है ना, माइनस N से माइनस करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमेशा NS से कम आएगी, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि NS माइनस ऑफ माइनस N हो जाए और अपॉन NS हो जाए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो NS प्लस N जो वैल्यू होगी वो NS से ज़्यादा होगी,
और इस स्थिति में जो स्लिप का मान है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। तो इस स्थिति में स्लिप का मान 1 होने के कारण ये कौन से मोड में होगा, हमारे ब्रेकिंग मोड में। तो ब्रेकिंग मोड में या ब्रेकिंग रीजन में स्लिप का मान ग्रेटर देन 1 होता है। ये हमने सब स्लिप के टर्म्स में पढ़ा। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऐसे आ रही है और इधर ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये सबका हम 1 बाय 1 हर मोड पे देखेंगे कि टॉर्क और आपका जो स्लिप और स्पीड का जो रिलेशन है वो हर मोड में किस प्रकार से आता है। बाकी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लिप ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, कौन सा रीजन होगा, स्लिप लेस देन 1 हो तो कौन सा रीजन होगा, और स्लिप इज इक्वल्स टू 1 है तो मतलब इसका क्या मतलब होता है ना। और स्लिप की वैल्यू लेस देन 0 बोल सकते हैं इसको, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, है ना। लेस देन 0 है तो मतलब ये हमारा कौन सा रीजन है, जनरेटिंग रीजन है। कैसे आ रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम 1 बाय 1 इसके मोड्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड को समझने से पहले, मोटरिंग मोड मतलब हमने जब फुल लोड टॉर्क लिखा था, रनिंग टॉर्क लिखा था, तो रनिंग टॉर्क में हमने मोटर टॉर्क को रनिंग कंडीशन के दौरान टी आर को क्या लिखा था, इस प्रकार से लिखा था। E2 को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो KS R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप टॉर्क रिलेशंस में जाइए, रनिंग टॉर्क और ये सब देखिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब टॉर्क स्लिप कर्व एक्चुअली होता क्या है। यदि कोई वक्र कोई निश्चित रोटर रेजिस्टेंस मतलब रोटर प्रतिरोध के मानों पर कोई जब वक्र खींचा जाता है टॉर्क और स्लिप के बीच में, तो वह क्या होता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ अ कर्व इज ड्रॉन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस R2, द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्टिकुलर वैल्यू R2 पे या 2R2 पे या 3 टाइम्स ऑफ R2 को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम टॉर्क और स्लिप के बीच में वक्र खींचेंगे और यही वक्र हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से बनाया है। अब ये देखो, यहाँ से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और यहाँ 1 पे ख़त्म किया है। प्रीवियसली जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं वो थोड़ा उल्टा है। उल्टा है मतलब ये देखिए, यहाँ पे हमने स्लिप की वैल्यू यहाँ 1 दिखाई है। एक सेकेंड, स्लिप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 दिखाई है, मतलब इस पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू 1 और इस पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू 0। तो 0 पे कैसा स्टार्ट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह, और फिर जाके ऐसा हो जा रहा है हाइपरबोला की तरह, है ना। तो ये रिलेशन हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये वाला बनाने का स्टाइल अलग है और वो हमने अलग तरीके से बनाया। बाकी दोनों सेम है, ये ध्यान रखें। वहाँ स्लिप के मान के हिसाब से लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने एक स्पीड के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको बनाना है। इसके साथ साथ मोटरिंग मोड में ये भी आपको बनाना है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ कैसे रही है, तो अब स्लिप की वैल्यू 0 होगी, है ना। ये रिलेशन आप देख रहे हैं, ये रिलेशन से ही हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने s की वैल्यू 0 लिए। अगर s की वैल्यू देखो इस एक्सप्रेशन में, ये s अगर 0 होता है तो ये t की वैल्यू को भी क्या कर देगा, 0। तो जब s इक्वस टू 0 है तो t इक्वस टू भी 0 है। और हम वक्र किन के बीच में खींच रहे हैं, टॉर्क और स्लिप के बीच में, है ना। तो टॉर्क और स्लिप के बीच में वक्र खींच रहे हैं हम, तो एट s इक्वस टू 0 t इज ऑल्सो 0। तो ये इधर से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो R2 का ग्राफ हो। ये स्ट्रेट लाइन बनाइएगा आप इस प्रकार से, है ना, स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार से आप स्ट्रेट लाइन बनाए और वक्र इस प्रकार से हमें दिख रहा है। तो अब s इक्वस टू 0 पे t इक्वस टू 0 है, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद सो दैट टॉर्क स्लिप कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए
जो वक्र है हमारा वह ओरिजिन उद्गम से ही प्रारंभ हो रहा है। अब नॉर्मल स्पीड के दौरान स्लिप का मान जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। मैंने आपको बताया 1 to 4% के बीच में होता है, मतलब 0.01 से 0.04 के बीच। तो ये वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो इस स्थिति में जो स्लिप का मान नॉर्मल सामान्य गति पे जब स्लिप का मान काफ़ी कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, स्लिप का मान अगर कम है तो जो s अगर इंटू होगा, जैसे 0.01 है इंटू सपोज हमने करा 0.02 है ओम, तो ये 0.0002, तो ये बहुत छोटा टर्म है ना। और रोटर रेजिस्टेंस सपोज है 10 ओम, है ना। तो ये रोटर रेजिस्टेंस के आगे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यही वैल्यू नहीं होगी। अगर 10 में हम इतना जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो इसलिए जो हम वक्र खींच रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एस्टिमेट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेशन ये लिया कि स्लिप की वैल्यू कम होने के कारण R2 की तुलना में हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इस स्थिति से हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें अगर हम इस टर्म को, अब इसका स्क्वायर भी ये देखो आप, अब स्क्वायर होके तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर x2 को हम r2 की तुलना में कैंसिल कर सकते हैं। तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, ऊपर s रहेगा और r2 एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, r2 नीचे जाएगा और r2 कांस्टेंट है तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s आ जाएगा। तो यही लिखा भी है मैंने कि जब सामान्य गति होगी, स्लिप का मान कम होगा, तो हमारा जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा। और जब ओम्स के नियम में भी आपने क्या लिखा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो उसका ग्राफ भी क्या आता था, लीनियर स्ट्रेट लाइन। जब टॉर्क भी जब स्लिप के समानुपाती होगा तो उसका वक्र भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसलिए जो इसका वक्र है खींचा गया है प्रारंभ में, एक सेकेंड, तो ये जो वक्र है हमारा, ये कैसा है प्रारंभ में, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो क्योंकि ये t जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्लिप के, अगर हम R2 रेजिस्टेंस रखते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा। और ये कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक कि ये अधिकतम ना हो जाए। मैक्सिमम टॉर्क वह टॉर्क होता है जो मोटर का ब्रेकडाउन टॉर्क कहलाता है या पुल आउट टॉर्क कहलाता है, जिसमें मोटर का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इतनी वैल्यू पहुँचने से पहले ही मतलब टॉर्क की वैल्यू को लिमिट किया जाता है। तो इस स्थिति में जब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होगा तो यह जो वक्र आएगा टॉर्क और स्लिप का, इनके बीच जो ग्राफ दिखेगा हमें वह एक स्ट्रेट लाइन तक होगा और ये वैल्यू फुल लोड वैल्यू तक पहुंचने तक ही स्ट्रेट लाइन दिखेगा हमें, है ना। अब इसके बाद जैसे ही स्लिप का मान बढ़ता है मतलब स्लिप कैसे बढ़ेगी, हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं यहाँ पर। ये हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं। हमने जब 0.2 रखा तब हमें ऐसा ग्राफ मिला, 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी, सपोज ये 0.5 है, तो ये ये कौन सी स्लिप की वैल्यू है, ये SM वैल्यू है, जहाँ पे स्लिप मैक्सिमम होगी जिस पर अधिकतम बलागुण प्राप्त होगा, है ना। तो स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने तक स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्लिप जैसी बढ़ेगी फुल लोड स्लिप की तुलना में, फुल लोड स्लिप है सपोज 0.3, है ना, 0.3 है और उसके बाद उसकी स्लिप की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और उसकी मान के चलो 0.5 जो है अधिकतम स्लिप है। तो फुल लोड स्लिप से आगे अगर स्लिप के मान को बढ़ाया जाता है तो बलागुण का मान भी बढ़ता है और वह अधिकतम हो जाता है SM बराबर से R2/x2 पर। ये आप पढ़ चुके हैं। इस टॉर्क को हम ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, पुल आउट टॉर्क, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो फुल लोड वैल्यू की तुलना में कम से कम दोगुना होती है जब मोटर को रेटेड वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट किया जाता है। तो ये पॉइंट तो खैर सिंपल था।
तो टू मैक्सिमम टॉर्क जो अब स्लिप की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्लिप की वैल्यू जैसे एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ये वैल्यू बढ़ेगी स्लिप की, तो ये टर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मतलब अब ये सपोज 0.5 है तो ये 0.5 स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर, मतलब एक्स टू सपोज 0.3 ओम है, तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस अब इस वैल्यू की तुलना में जो रोटर रेजिस्टेंस R2 है, R2 स्क्वायर, वो कंपेयर करने में काफ़ी छोटा होगा अब, क्योंकि स्लिप अब बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। पहले हमने 0.03 पॉइंट ऐसा कुछ लिया था, तो लेकिन जो मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग 0.5 के आसपास, मतलब 5% से मान के चलो ज़्यादा, डायरेक्ट 50% में पहुंच रहा है। तो उस स्थिति में स्लिप को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि स्लिप की अधिकतम होने के कारण इस टाइम अब जो R2 स्क्वायर टर्म है वो काफ़ी छोटा होगा X2 स्क्वायर के टर्म के तुलना में। तो एक्सप्रेशन में इस प्रकार से आएगा और टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/s के। तो इस प्रकार से हमें रिलेशन प्राप्त होगा और टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू s होगा x2 का अगर हम कांस्टेंट मानते हैं। तो हमें जो टॉर्क स्लिप कर्व मिलेगा जैसा कि ये बना हुआ है टॉर्क स्लिप कर्व। अब ये टॉर्क स्लिप कर्व जो है अधिकतम टॉर्क के पहुंचने के बाद ये कैसा दिखेगा हमें, हाइपरबोला। इस समय टॉर्क जो है 1/s के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम टॉर्क के पहुंचने के बाद ये वैल्यू कैसी होती है, इस प्रकार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह डिक्रीज होती है। ये स्लिप करेस्पॉन्ड्स टू स्टार्टिंग टॉर्क लिखा मैंने जब s की वैल्यू 1 होगी, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में है ये, है ना। स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा जो टॉर्क होगा वो कौन सा टॉर्क होगा, स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। ये होगा TST। स्टैंड स्टिल 1 वैल्यू पे ये स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग टॉर्क होगा हमारा, जो कि ये देखो आपका मेन डायग्राम में बना हुआ है ना। ये आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें क्लियर होगा, एक सेकेंड, हाँ। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये देखो, ये जो है यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 0 पर t=0 हमने देखा था। फिर ये वैल्यू बढ़ती रहती है जब तक कि ये स्लिप टॉर्क जो है स्लिप के समानुपाती होता है। फिर इसी के बाद ये क्या होता है, घटने लगता है जब स्लिप का मान बढ़ जाता है SM बराबर से R2/x2 पर। इसके बाद स्लिप के टॉर्क जो है स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह डिक्रीज होने लगता है। और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये वाला जो टॉर्क रहता है ये हमारा होता है स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पे स्लिप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। स्टार्टिंग में स्लिप 1 होता है क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस दौरान जो हमें टॉर्क मिलता है वो होता है स्टार्टिंग टॉर्क TS। तो ये ध्यान रखें। अब इसके बाद एक पॉइंट और लास्ट में, जो हमने अलग अलग वक्र खींचे हैं R2x2 जो हमने इसमें बनाया है, एक सेकेंड। अब ये R2 पे हमने बनाया है। अब सपोज रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 2R2, मतलब हम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते क्यों हैं, सबसे पहला प्रश्न ये। रोटर रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, तो ये बढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखें, है ना। तो इसके बढ़ाए जाने से क्या चेंजेस आएंगे ये देखना हमें। तो चेंजेस यही आएंगे, जब हम R2 रखते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क देखो कम है ना। 2R2 करते हैं तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। फिर 3R2 करते हैं तो और बढ़ जाता है। 4R2 करते हैं तो और बढ़ जाता है। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस जो है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो क्या है, बढ़ते जाता है। तो ये हमारा रोटर रेजिस्टेंस हम इसलिए बढ़ा रहे हैं। अब इसका मैक्सिमम टॉर्क में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक रिलेशन आपको मैंने डिराइव कराया था, 2m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ x2, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ x2 मतलब ये रोटर रेजिस्टेंस पे निर्भर
नहीं करता है। कौन? मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क चाहे कितना भी बढ़ा दे, सॉरी R2 रोटर रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ा दे, हमारा मैक्सिमम टॉर्क जो है, एक मिनट, R2 रोटर रेजिस्टेंस हम कितना भी बढ़ा दें, है ना, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो सेम ही रहेगा हर पॉइंट पे। ये भी जाके कहीं मैक्सिमम टॉर्क के बराबर ही होगा। तो ये जो मैक्सिमम टॉर्क है हमेशा सेम ही होगा। बस मैक्सिमम टॉर्क की देखो पोजीशन चेंज हो रही, कभी यहाँ कभी यहाँ फिर कभी यहाँ, इस प्रकार से। तो इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि जो मैक्सिमम स्लिप होती है, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये स्लिप की वैल्यूज चेंज हो रही, क्योंकि एस एम क्या होता है, R2/X2। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्लिप, मैक्सिमम स्लिप का मान भी बढ़ेगा। हालांकि मैक्सिमम टॉर्क में इसका कोई असर नहीं होता। तो यही फिफ्थ पॉइंट है कि मैक्सिमम टॉर्क हम रोटर रेजिस्टेंस हम कितना भी बढ़ा दें लेकिन मैक्सिमम टॉर्क नहीं बढ़ता, क्योंकि वह रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। परंतु स्लिप का मान, अधिकतम स्लिप का मान जिस पे अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो बदल जाता है। द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर्स इट चेंजेस, है ना। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। हाँ, अब जनरेटिंग मोड की बात करते हैं हम। जनरेटिंग मोड हमारा मतलब, जनरेटिंग मोड में ये है हमारा पार्ट, एक सेकेंड, जनरेटिंग मोड का पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है सामने, है ना। अब इसमें क्या होगा जनरेटिंग मोड में? जनरेटिंग मोड में सबसे पहली बात, जब स्पीड ऑफ मोटर ns से अधिक हो किसी कारणवश, अगर रोटर का, जनरली जो इंडक्शन, ये होता है इंडक्शन जनरेटर, जनरेटिंग मोड जो मोटर का है ये एक इंडक्शन जनरेटर है। अगर हम किसी चीज़ के द्वारा अगर रोटर, इंडक्शन मोटर के रोटर को अगर ns की गति से ज़्यादा घुमाते हैं तो वह जनरेटिंग मोड पे आ जाता है, मतलब वो सप्लाई प्रदान करने लगता है। तो ये होता है जब n की वैल्यू ns से ज़्यादा, और n की वैल्यू जनरली कहाँ होती है, ओवरहॉलिंग लोड्स में। ओवरहॉलिंग लोड्स में मतलब जैसे माउंटेन रेलवेज़ वगैरह होते हैं, है ना। माउंटेन रेलवेज़ में जनरली क्या होता है, जब स्लोप आता है, स्लोप मतलब ढलान, है ना, तो ढलान जैसा आता है तो उस समय क्या होता है, रोटर और तेज़ी से घूमने लगता है। तो रोटर की जो गति है वो n से अधिक हो जाती है, तो इस हिसाब से वह उस समय एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगता है और सप्लाई लाइंस को भेजने लगता है। तो इस स्थिति में ये जो होता है इंडक्शन जनरेटिंग मोड में आ जाता है काम। और इसमें जो स्लिप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब S इक्वल्स टू NS-N है, N अगर ज़्यादा होगा तो स्लिप की वैल्यू तो जीरो से भी घट जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तो स्लिप नेगेटिव हो जाएगी तो जनरेटिंग मोड पे आ जाएगा इंडक्शन मोटर। तो ये हमारा मोड जो है वो क्या है, जनरेटिंग मोड। तो जनरेटिंग मोड में भी क्या होगा, सब रिवर्स डायरेक्शन में होगा। जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में इस प्रकार से होगा। और NS माइनस, और अगर ये -NS तक पहुंच जाता है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, 2NS, है ना। तो दैट इज मैक्सिमम स्पीड, स्पीड के टर्म्स में, स्लिप के टर्म्स में नहीं, स्पीड के टर्म्स में ध्यान रखें। मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगी, 2NS। किस मैक्सिमम, ये 2NS तक बढ़ेगी। अब इसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट को देखना है। एक सेकेंड, हाँ, जनरेटिंग मोड, इस मोड में जनरली क्या होगा, इंडक्शन मोटर जो है सिंक्रोनस गति से अधिक गति पर घूमेगी और
हम इसको जनरली लोड की वजह से भी नहीं, इसको हम प्राइम मूवर की सहायता से, प्राइम मूवर जो कि शाफ्ट को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम शाफ्ट द्वारा इंडक्शन मोटर के रोटर को सिंक्रोनस गति से अधिक गति पर घुमा सकते हैं। तो इस स्थिति के दौरान जो है स्टेटर वाइंडिंग जो हमारी थ्री फेज सप्लाई से जुड़ी हुई होती है, तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करती है। परंतु इस केस में क्या होगा, टॉर्क और स्लिप जो है दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा और स्लिप भी। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस या डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होता है, आपने देख चुके हैं दोनों रिलेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होगा तब नेगेटिव होगा, तब भी नेगेटिव हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो अगर स्लिप नेगेटिव होगी तो टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। तो टॉर्क और स्लिप बोथ आर नेगेटिव होंगे इस उसमें। तो जो मोटर है अब क्या है, मोटर को मैकेनिकल पावर रिसीव कर रही है, वो किसके द्वारा, प्राइम मूवर की सहायता से रोटर को घुमाया जा रहा है, तो वो मैकेनिकल पावर रिसीव कर रही है। तो वो मैकेनिकल पावर रिसीव करेगी तो फिर उसके बाद वह डिलीवर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो परंतु लेकिन जो इंडक्शन मोटर जो है जनरली उसको इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसे रिएक्टिव पावर की आवश्यकता होती है प्रचालित होने के लिए। अब रिएक्टिव पावर मतलब क्या, जो रिएक्टिव पावर है इसे सप्लाई देना पड़ता है आउटसाइड से, ताकि ये अगर सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर घूमे, कम गति पे घूमे तो उससे क्या होगा, अगर ये कम गति पे घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने लगेगी, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की जगह ये कंज्यूम करने लगेगी। तो इंडक्शन जनरेटर जनरली अवॉइड किए जाते हैं इसको। बस माउंटेन रेलवेज और इंडक्शन जनरेटर को मतलब मिल्स वगैरह में, विंड मिल्स वगैरह में कहीं कहीं जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसकी ऐसा ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है। So this was the generating mode. ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग BRAKING स्पेलिंग होती है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, BREAK कर देते हैं, तो ब्रेक वो तोड़ना हो जाता है। ये ब्रेकिंग मतलब वो जो नॉर्मल ब्रेक क्या होता है, ब्रेक किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। तो यहाँ पे भी मोटर को स्टॉप करने के लिए द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द मोटर इज़ नोन एज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मोड में जो है अब मोटर की ब्रेकिंग करना है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग हम अलग से भी एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको प्लगिंग, डायनामिक और रीजनरेटिव को अलग अलग हिस्सों में समझाऊंगा। अभी हम सिंपली इस मोड में समझाएंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं जनरली, जो ब्रेकिंग करना हो मोटर की, तो जो उसके मोटर के लीड टर्मिनल्स होंगे तो किन्हीं भी दो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर का जो रोटर है रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है। ये आपको मैंने बता चुका है। और इसके प्रभाव से क्या होगा, सडनली मोटर स्टॉप हो जाएगी। ये जनरली होती है प्लगिंग कहलाती है। ये मेथड तब यूज़ की जाती है जब हमें जल्द से जल्द मोटर को स्टॉप करना हो, है ना। अब इसके दौरान लेकिन ये जो तरीका है अब कैसे किया जाता है ये हम डिटेल में थोड़ा ब्रेकिंग में ही देखेंगे। इसमें मोटर जो है वो स्टेटर द्वारा ही पावर रिसीव करती है और हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करती है। तो इस दौरान प्लगिंग के दौरान जो है मोटर द्वारा बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसलिए मोटर में जब प्लगिंग ब्रेकिंग करना हो तो हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद उसके लीड टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं।